नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन नंबर 66 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं हैलीज कॉमेट रीअपियर्स आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो बोलते हैं कि हैली कॉमेट जो है वो कितने वर्षों के बाद पुनः प्रकट होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हैली कॉमेट जो है वो कितने वर्षों के बाद जो है वो रीअपियर होता है। तो 76 वर्षों के बाद ये रीअपियर होता है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि ये लास्ट टाइम कब अपीयर हुआ था। देखो लास्ट टाइम ये अपीयर हुआ था 1986 में। 1986 में ये अपीयर हुआ था। अब आगे चलकर जो है वो कब अपीयर होगा, तो ये आगे चलकर जो है वो 2062 में जो है वो रीअपीयर होगा, यानी कि देखने को मिलेगा हैली कॉमेट 76 वर्षों के बाद। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं कि कॉमेट को हिंदी में धूमकेतु जो है वो कहा जाता है। और पहली बार जो था ये कब देखा गया था और किसने देखा था, तो पहली बार ये एडमंड हैली ने देखा था। कौन से ईयर में देखा था, 1682 में देखा था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1682 में पहली बार ये एडमंड हैली के द्वारा जो था वो नोटिस किया गया था और उन्हीं के नाम पर फिर हैली कॉमेट इसको कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर नहीं है आपसे पूछा गया है तो आपने ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी ग्रीन हाउस की कैटेगरी में आती है, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस की कैटेगरी में नहीं आती है। यहाँ से आपने एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ से आप क्योटो प्रोटोकॉल को जो है वो लिंक कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में ये साइन हुआ था, 1997 का ये प्रोटोकॉल है। 1997 का ये प्रोटोकॉल है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तो साइन हुआ था, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, 2005 में जो था ये एग्जिस्टेंस में आया था। ये ध्यान रखिए। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इसका पार्ट नहीं है, जैसे कि USA इसका पार्ट नहीं है, कनाडा इसका पार्ट नहीं है। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। और आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 6 ग्रीन हाउस गैसेज पर अप्लाई होता है। ये गैसेज कौन कौन सी हैं, ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इनके ऊपर जो है ये जो है वो अप्लाई होता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सारी क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में जानकारी है। अगला है 68 क्वेश्चन। बोलते हैं एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज। तो बोलते हैं पर 1000 में बतानी है आपको, इन पार्ट्स पर 1000 में। समुद्री जल की औसत जो लवणता होती है वो कितनी होती है। देखो समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वो 35 होती है अगर हम बात करें इन पार्ट्स पर 1000। कई बार इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछी जाती है। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज जब भी आपसे पूछी जाए तो आपने क्या ध्यान रखना है, 3.5% जो है आपने ध्यान रखना है। 3.5% आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सी का जो वाटर है वो सॉल्टियर होता है, वो क्यों होता है। अगर हम रेन वाटर और सी वाटर को टेस्ट करेंगे तो क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो ज़्यादा नमकीन होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि नदियाँ जो डिफरेंट समुद्र में आकर मिलती हैं वो अपने साथ जो है वो नमक बहाकर लाती हैं और उस नमक को वो समुद्र के पानी में मिला देती हैं। यही रीज़न है कि समुद्र का पानी जो है वो ज़्यादा सॉल्टियर होता है एज़ कम्पेयर टू रेन वाटर। क्या होता है इसके पीछे रीज़न कि रिवर्स जो होती हैं वो अपने साथ साल्ट बहाकर ले आती हैं और उसको जो है वो समुद्र में डाल देती हैं। तो भी इसके पीछे ये रीज़न है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने, इनको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर 69 में बोलते हैं विच इंडियन रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा। तो इनमें से कौन सी इंडियन रिवर्स ऐसी हैं जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। डेल्टा फॉर्म की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम रिवर्स में बात करें कि कौन सी रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, तो एक तो आपकी ताप्ती नदी हो गई जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती, दूसरी आपकी नर्मदा नदी हो गई जो कि डेल्टा फॉर्म नहीं करती है।
इन दोनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखने हैं। ये जो आपकी ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है, ये निकलती हैं कहाँ कहाँ से हैं? तो ये नर्मदा नदी आपकी निकलती है अमरकांतक प्लेट्यू, यहाँ से जो है ये निकलती है नर्मदा नदी। और अगर हम बात करें आपकी तापी नदी की, तो तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो तापी नदी जो है वो मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से नर्मदा और तापी नदियाँ जो है वो निकलती हैं। कई बार मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें नर्मदा, ताप्ती आ जाती है, साबरमती आ जाती है, माही आ जाती है, सारावती आ जाती है, लूणी आ जाती है। ये नदियाँ आपने ध्यान रखनी है कि ये वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं। और ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ वो नदियाँ हुई जो डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो उसमें एक तो महानदी आ जाएगी, गोदावरी आ जाएगी, कृष्णा आ जाएगी, ये आपने ध्यान रखनी है मुख्य रूप से। कावेरी भी आप ध्यान रख लीजिए, कौन सी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं यहाँ पर, तो इनको ध्यान रखें। तो ये हमने रिवर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून काउजेज रेनफॉल इन विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि ये जो निवर्तनी मॉनसून होती है ये किस भारतीय राज्य में वर्षा का कारक बनती हैं। तो रिट्रीटिंग मॉनसून की अगर बात की जा रही है कि ये कहाँ पर वर्षा का कारक बनती हैं, तो ये बनती हैं वर्षा का कारक आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तमिलनाडु में ये वर्षा का कारक बनती हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि रिट्रीटिंग मॉनसून जो है ये कहाँ से आपको अपने खुद को जो है वो विड्रॉ करती हैं। तो ये विड्रॉ करती हैं खुद को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, जो कि बंगाल की तरफ जाती हैं, और उसके बाद ये केरला से खुद को विड्रॉ कर लेती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और तमिलनाडु के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिलनाडु जो है वो किसके कारण वर्षा प्राप्त करता है। कई बार रिट्रीटिंग मॉनसून ऑप्शन में ना देकर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से जो है वो तमिलनाडु को वर्षा प्राप्त होती है। तो ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। यहाँ से 122 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर एक्सटेंड अप टू। तो आइनोस्फीयर अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइनोस्फीयर जो है ये थर्मोस्फीयर लेयर का एक पार्ट है। ये कितने किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है, विस्तृत है। ये फैला हुआ है 640 किलोमीटर तक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 640 किलोमीटर आपको पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग टाइप की लेयर्स भी आती हैं। तो ये लेयर्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेयर्स में आपकी एक ट्रोपोस्फीयर आती है, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आती है, और मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर आती है, और थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर आती है। ये तो हो गई लेयर्स आपकी। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको मिल जाएगा। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। और जो आयन्स होते हैं, आयन्स जिनको आप इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल भी कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल भी जो है इसी लेयर में होते हैं, थर्मोस्फीयर में ही। परंतु जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से क्या पूछे जाते हैं, पहले तो ट्रोपोस्फीयर के बारे में पूछे जाते हैं। ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक फैली हुई है। 8 किलोमीटर पोल से लेकर एग्जैक्टली 16 किलोमीटर इक्वेटर तक फैली हुई है आपकी ट्रोपोस्फीयर। और जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर आती है। ओजोन लेयर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो आती है। और आपके जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो है वो उड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए। यहाँ से लेयर्स के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताए। आगे बोलते हैं सुंडा ट्रेंच इज सिचुएटेड इन दी। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो कौन सी, कहाँ पर स्थित है, कौन से ओशन में स्थित है। तो सुंडा खाई जो है ये इंडियन ओशन में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, हिंद महासागर में स्थित है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रेंच के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैरियाना ट्रेंच के बारे में। मैरियाना ट्रेंच जो है वो कौन से ओशन में आती है, तो वो पैसिफिक ओशियन में आती है मैरियाना ट्रेंच, वो भी ध्यान रखिए। ये मैरियाना ट्रेंच क्यों फेमस है, तो ये वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, तो मैरियाना ट्रेंच आपने ध्यान रखना है। और सुंडा ट्रेंच के बारे में क्या ध्यान रखना है, सुंडा ट्रेंच को पहले या कभी कभी जो है इसको जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। तो जावा ट्रेंच आपको याद रहना चाहिए। अब
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन फ्लड प्रोन एरिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी मिट्टी जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बाढ़ जो ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बोग सॉइल पाई जाती है। बोग मृदा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इस मिट्टी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, परंतु आपके पास और भी बहुत सारे सॉइल के टाइप हैं, जैसे कि एलिवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया। तो एलिवियल सॉइल के बारे में क्या पूछा जाता है? एलिवियल सॉइल के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सा कंटेंट कम मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपने कि आपकी जो एलुवियल सॉइल है उसमें जो है वो रिच मात्रा में जो पाई जाती हैं चीज़ें, वो पोटाश पाया जाता है। पोटाश इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है और कम मात्रा में इसमें फॉस्फोरस जो है वो पाया जाता है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसका कलर जो है वो ग्रे होता है, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे की जैसा जो है इसका कलर देखने को मिलता है। उसी तरह ब्लैक सॉइल है, यानी कि काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी जो है वो मानी जाती है, और इसको जो है वो रिगोर सॉइल भी कहते हैं। रिगोर सॉइल किसको कहा जाता है? ये काली मिट्टी को कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को जो है वो कहा जाता है। ये क्वेश्चंस हो गए। और इस मिट्टी में जो है वो जो अच्छी मात्रा में कंटेंट पाया जाता है वो लाइम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशिया, पोटास, ये चीज़ें अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं ब्लैक सॉइल में। कम मात्रा में इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम पाए जाते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, अलग अलग फॉर्म में। बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे कवर अ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे है वर्ल्ड की, ये आपने ध्यान रखना है। और ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है? तो ये 9332 किलोमीटर एरिया कवर करती है। 9332 किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कौन सी कंट्री में मुख्य रूप से है? तो रशिया में जो है ये मुख्य रूप से है। ये किस किस एरिया को जो है वो आपस में जोड़ती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में जो जोड़ती है व्लादिवोस्तोक के साथ जो है ये लेनिनग्राद को जोड़ती है। लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक के साथ जो है ये जोड़ती है। तो यही 2-3 क्वेश्चन बने कि ये किसको किसके साथ जोड़ती है। तो लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक के साथ जोड़ती है, रशिया में मुख्य रूप से स्थित है। अप्रॉक्सीमेटली 9332 किलोमीटर के आसपास ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं आपसे। यहाँ पर पूछते हैं द मॉनेटरी यूनिट ऑफ लाओस इज। तो लाओस की जो मौद्रिक इकाई है वो क्या है? लाओस की मौद्रिक इकाई अगर आपसे पूछी गई है तो वो है कीप। कीप, ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीप जो है वो लाओस की मॉनेटरी यूनिट है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है, लाओस की कैपिटल क्या है? लाओस की कैपिटल है विनीतियन जो है इसकी कैपिटल है। तो विनीतियन आप ध्यान रखिएगा कि लाओस की कैपिटल है। मॉनेटरी यूनिट जो है वो इसकी क्या है? वो कीप इसकी मॉनेटरी यूनिट है। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछ लिया गया कि लाओस की करेंसी क्या है, तो करेंसी और मॉनेटरी यूनिट में कंफ्यूज मत होना। कीप ही जो है इसकी करेंसी है, कीप ही को ही मॉनेटरी यूनिट जो है यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कई बार पूछा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? मतलब जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, कोई भी समुद्र जो है वो साथ में नहीं लगता। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है लाओस आपकी। लाओस आपने ध्यान रखनी है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ये आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द कैपिटल ऑफ वियतनाम इज। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई में इसकी कैपिटल है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। हनोई में वियतनाम की कैपिटल हो गई। आपने क्या ध्यान रखना है, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है डोंग, DONG। डोंग जो है इसकी करेंसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर करेंसी पूछी जाए तो करेंसी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान होनी चाहिए। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में एक तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबीरा है, ये पूछा जाता है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल पूछी जाती है जो कि वियना है। और भूटान की तो आपको पता है थिम्पू है। भूटान के अलावा आपने चाइना की कैपिटल बीजिंग ध्यान रखनी है। बीजिंग में खेल भी हुए थे अभी, तो वो भी पता होने चाहिए। जापान की कैपिटल टोक्यो है, वहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे, वो भी ध्यान रखना है आपने।
इटली की कैपिटल रोम है, वो भी ध्यान रखनी है आपने। और इटली के अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि लीबिया एक कंट्री है, उसकी कैपिटल कहाँ पर है। लीबिया की कैपिटल जो है वो त्रिपोली में स्थित है, त्रिपोली में लीबिया की कैपिटल है। और लीबिया के अलावा नॉर्वे की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है, तो नॉर्वे की कैपिटल जो है वो ओस्लो में स्थित है, ओस्लो में नॉर्वे की कैपिटल स्थित है। कतर की कैपिटल दोहा में स्थित है, दोहा में कतर की कैपिटल हो गई। और साउथ अफ्रीका के कैपिटल्स कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। छोटा सा काम है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाकी कुछ क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश के देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी साथ में। तो यहाँ पर आपको पता है फिल इन द ब्लैंक आपने करना है। बोलते हैं इट्स अ गुड आइडिया टू एग्री डैश बोस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें सही आंसर जो आप फिल कर पाएंगे वो होगा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इट्स अ गुड आइडिया टू एग्री विद बॉस मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आपने ध्यान रखना है। 36 का बी हो गया। 37 देखिए, 37 का क्या होगा, द बोलते हैं द होल सिटी वॉज बर्निंग। तो होल सिटी, यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है, आपको पता है होल सिटी वॉज बर्निंग एज सच ही जो है ये करेक्ट दिया गया है। आगे बोलते हैं 38 में इट इज़ टाइम फॉर यू टू होम। तो 38 का क्या होगा, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे 139 है, बोलते हैं इंडिया बिलीव इन टॉलरेंस नॉट डैश इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो बोलते हैं इंडिया बिलीव इन टॉलरेंस नॉट, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, नॉट बिगोट्री इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं 40 में यू मस्ट डैश हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन। 40 का होगा ऑप्शन ए, यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन, ये इसका सही आंसर होगा। आगे हिंदी के देख लीजिए, शुद्ध शब्द आपको बताना है। अनुसरण किस तरह से लिखते हैं, तो ये ऑप्शन सी अनुसरण इस तरह से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। पूज्य किस तरह से लिखा जाता है, तो पूज्य ऑप्शन बी सही आंसर है, इस तरह से लिखा जाता है। और ये पूज्य जो है वो 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संतुष्ट किस तरह से लिखते हैं, तो संतुष्ट ऑप्शन ए कुछ इस तरह से लिखते हैं। और आगे आपके पास है दीक्षा, दीक्षा किस तरह से लिखा जाता है, तो 44 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दीक्षा कुछ इस तरह से लिखा जाता है, दीक्षा। और विशिष्ट किस तरह से लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट लिखने का ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीका है, इस तरह से विशिष्ट जो है वो लिखा जाता है, विशिष्ट लिखा जाता है इस तरह से। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 23,500 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, जैसे पहले भी मिलती रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।